हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आनंद सैनी एंड योर केमिस्ट्री ट्यूटर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा है बच्चों आपका परमाणु संरचना और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटॉन की खोज। अभी तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में और किसी भी परमाणु के क्या मूलभूत कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था स्थायी कण होते हैं, अस्थायी कण होते हैं। स्थायी कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं। तो आप वही खोज पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज आपने पढ़ा हुआ है, प्रोटॉन की खोज आज आप पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रॉन की खोज आपको पढ़नी पड़ेगी। अस्थायी कणों के बारे में बात करेंगे, जनरल डिस्कशन करने में मैंने जैसे आपको नाम बताया भी है कि प्रोटॉन है, मेसॉन है, पाई मेसॉन है, प्लस पाई मेसॉन, माइनस पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, वेरी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो वो आपके क्या होते हैं, अस्थायी कण। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटॉन की खोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में। जो एटलीस्ट जो कम से कम चीज आप जानते हैं वो ये जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज की है किसने, रदरफोर्ड ने। कब की है, सन 1919 में, ठीक है ना। तो प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। कब की है, सन 1919 में। लेकिन रियलिटी ये है कि वो जो प्रयोग रदरफोर्ड ने सन 1919 में किया, जिसके लिए रदरफोर्ड को श्रेय किया गया, लेकिन सबसे पहले उसी प्रयोग को किया जा चुका था। जो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, जो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, ये वही प्रयोग है जो रदरफोर्ड ने किया। लेकिन रदरफोर्ड से पहले कर चुके थे सन 1886 में गोल्डस्टीन। जी हाँ, साइंटिस्ट का नेम है गोल्डस्टीन। सन 1886 में उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया। उनके कुछ चीज़ों को उन्होंने जो टॉपिक्स दिए, जो पॉइंट्स दिए, उन्हीं सारे पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए, प्रूव करते हुए रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज का श्रेय लिया। तो चलिए देखते हैं क्या वो पॉइंट्स थे और रदरफोर्ड को क्यों श्रेय दिया गया। उसके लिए मैं आपको बता दूं ये बात कि एक्चुअली उन्होंने भी खोज की हुई थी। रदरफोर्ड से पहले जो एक्सपेरिमेंट कर लिया था वो गोल्डस्टीन ने किया हुआ था। बट पार्टिकल जो प्रोटॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, हर एक चीज में पाया जाएगा। इस बात का प्रूवमेंट उनके द्वारा सही से स्पष्टीकरण नहीं हो सका गोल्डस्टीन के द्वारा, जो कि रदरफोर्ड ने किया। इसलिए रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोजकर्ता माना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। आपको पहले जैसा ही एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा, डायग्राम वैसा ही दिख रहा है जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की खोज में देखा। देखिए वही उच्च विभव 10,000 से लेकर के 30,000 वोल्ट तक आपको मिल रहा है ना। 10,000 से लेकर के 30,000 वोल्ट तक आपको मिल रहा है। देन इसके बाद में आप देख रहे हैं वही एक्रिलिक एसिड बनी हुई है, निम्न दाब है, तो वही आपका निम्न दाब भी है, एनोड है, कैथोड है, सब कुछ है। छोटा सा डिफरेंस जो है वो क्या है, जो कैथोड की प्लेट है वो यहाँ पर कैसी है, सछिद्र। सछिद्र मतलब छिद्र युक्त, छेद है। और वहां पर जो रेज निकल रही थी वो निकल रही थी कैथोड से, तो कहा गया था कैथोड किरणें। यहाँ पर जो रेज निकल रही हैं वो निकल रही हैं एनोड से। इन्हें कहा जा रहा है क्या, एनोड या फिर कैनाल। क्यों कह रहे हैं वो भी। सबसे पहले आपको लैंग्वेज में क्या लिखना होगा, तो लैंग्वेज सिंपली आप इतना बताते हैं कि इस प्रयोग को सर्वप्रथम 1886 में गोल्डस्टीन ने किया, जिसे फिर से 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। इसमें एक मोटे कांच की विसर्जन नलिका लेती है, जो आपको पूरा दिख रहा है ट्यूब, वो है आपका डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका। मोटे कांच की विसर्जन नलिका का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो छड़ें, एक धनावेशित छड़ एनोड और एक ऋणावेशित छड़ छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग किया गया, ठीक है। और अक्रिय गैसों में यहाँ भर दिया गया, लगभग 0.01 से 0.001 एमएम तक रखा गया है। और आपसे कहा जा रहा है कि जब इन क्षणों पर उचित विद्युत प्रभाव प्रवाहित किया गया, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो उन्होंने पाया कि एनोड की प्लेट से कुछ किरणें निकलकर सीधी रेखा में चलते हुए कैथोड को पार करके हरे रंग की प्रतीक उत्पन्न करती हैं जब विसर्जन रेखा की दीवार से टकराते हैं। इन किरणों को कहा गया एनोड किरणें। क्यों कहा गया, क्योंकि ये एनोड की प्लेट से निकल रही है। इन किरणों को कहा गया कैनाल किरणें। क्यों कहा गया, क्योंकि बेटा कैनाल का मतलब होता है सुरंग। छिद्र है ना, छिद्र से निकल रही है, छिद्र से निकल के टकरा रही है, ऊपर से नहीं जा रही, दैट्स ठीक है ना। तो इन्हें कहा गया कैनाल किरणें। इनको कहा गया धन किरणें। क्यों कहा गया, क्योंकि धनावेशित प्लेट से निकल रही थी। जैसी प्रॉपर्टी वहां थी वैसी ही प्रॉपर्टी यहाँ भी, कि जो कैथोड किरणें थी उनमें भार होता है, यहाँ भी द्रव्यमान होता है, ये भी हल्के पहिए को घुमा देती है। वहां पर आपको पता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में किधर मुड़ रही थी, वो धनावेश की तरफ, लेकिन ये किधर मुड़ेंगी, ऋणावेश की तरफ। क्यों, तो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे। ये पॉइंट आपको यहाँ पर पता चल रहा था कि ये जो किरणें हैं सीधी रेखा में चलती हैं, एक ही दिशा में गति करती हैं। जब इनके मार्ग में कोई हल्का पहिया रखा जाता है तो ये उसको घुमा देती हैं, जिससे द्रव्यमान नहीं था, ये बात पता चलती है। जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं इन किरणों को, तो ये किरणें मुड़ जाती है किस तरफ, ऋणावेश की तरफ। क्यों, क्योंकि बनी है ये धनावेश। इसी से पॉइंट क्लियर हो कि धनावेश से मिलकर के बनी।
तो इन्हें इन्हें कहा गया एनोड किरणें, कैनोड किरणें। कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी एनोड किरणों के बारे में। अब एक खास, यहां पर आप जैसी गैस लेंगे, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है कि जो एनोड किरणें होती हैं वो एनोड किरणें डिपेंड करती हैं आपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर कौन सी गैस लिया हो, मतलब गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। एनोड किरणें गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। तो E/m का मान यहाँ पर निकाल रहे थे, वेरिएबल जा रहा था सभी के लिए अलग अलग। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस लिया तो हाइड्रोजन गैस लेने के बाद में वो जो E/m का मान आया उसको मानक मान लिया गया, वही मान अधिकतम था, वो मान अधिकतम था, उसको उन्होंने मानक मान। तो E/m की वैल्यू यहाँ पर भी कॉमनली मिल रही थी सभी के लिए, लेकिन वेरिएबल जो वैल्यू आ रही थी उसका रीजन उन्होंने दिया हुआ था कि जो किरणें हैं इनमें ये किरणें डिपेंड करती हैं कि आप एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैस यूज करते हो, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। आपको सिंपल पॉइंट लिखने, केवल आपको इतना लिखना है कि जो एनोड किरणें हैं वो प्रयोग में प्रयुक्त की जाने वाली गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है, या फिर सीधे बोलेगा एनोड किरणें गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। एनोड किरणों के लिए E/m का मान, एनोड किरणों के लिए E/m का मान गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन गैस के लिए इसका मान सबसे ज्यादा है। अब ठीक है, तो इसके बाद जब ये बात हुई कि आपने एनोड किरणों की सोच के बारे में पढ़ लिया, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, वो अब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम। एनोड किरणें तो आपको पता चल गया, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन क्या है। तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। ये कहां से पता चला था? एनोड किरणें जिन धनावेशित पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई थी उनको प्रोटॉन कहा गया। इसका भार जो था वो हाइड्रोजन के भार के लगभग बराबर था। इसका जो भार था हाइड्रोजन का था जितना भी था। और इसके बाद में जब यहाँ पर आवेश की बात की गई तो आवेश E/m की वजह से वो जो निकाला गया आवेश एज लाइक सिमिलर आ रहा था, बट जो डिफरेंट पॉइंट आ रहा था वो ये था कि वहाँ पर जो आवेश था वो ऋणावेश था, जो इलेक्ट्रॉन के लिए था। प्रोटॉन के लिए भी वही आवेश है, लेकिन वो आपका कैसा है? धनावेश, केवल चिन्ह का अंतर आ रहा है। तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। इस पर धनावेश होता है, जो मान कितना था? 1.6 × 10⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन का था वही इसका भी है। बस चेंज क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है केवल साइन का, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर भी बताई गई हैं। तो ये तो प्रोटॉन की खोज के बारे में आपने पढ़ लिया। अभी हम लोग को बहुत सारे में डिस्कशन करना है। अब हम लोग न्यूट्रॉन की खोज पढ़ेंगे, फिर आपको स्पेशली E/m का मान यहाँ कैसे फाइंड करते हैं और E/m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे फाइंड करते हैं, वो अलग से दोनों टॉपिक एक साथ कंपेरेटिवली बता देंगे। आज के लिए थैंक यू।